तो बच्चों नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 8, गुड रिसर्च ऑलवेज कलेक्ट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। अच्छी रिसर्च हमेशा क्या करती है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करती है। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन का मतलब जैसे हुआ कि नंबर ए नाम का कोई व्यक्ति है जिसने कोई रिसर्च की है या कोई नई चीज़ बनाई है, ठीक है, और नंबर बी नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, ठीक है। अगर ये बी नाम का व्यक्ति ए से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेता है तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, फर्स्ट हैंड हो गई, ठीक है। अगर ए नाम का व्यक्ति अपनी जानकारी बी को किसी सी नाम के व्यक्ति को देता है और सी नाम का व्यक्ति किसी डी नाम के व्यक्ति को देता है, अगर ये बी रिसर्च करने वाला, बी कौन है, रिसर्चर, ये जानकारी अगर इससे प्राप्त करेगा तो ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, यानी कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एरर और बायस आने की संभावना ज़्यादा हुई कि नहीं, ये कुछ बोलेगा इसको, ये कुछ और सुनेगा, ये कुछ और सुनेगा, ये इसको बताएगा कुछ और ये इसको कुछ और ही बता देगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो बायस एंड एरर आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन में बायस एंड एरर कब आएंगे, ठीक है। इसलिए गुड रिसर्च हमेशा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करती है। नंबर 9, गुड रिसर्च ऑलवेज यूज एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी। अच्छी रिसर्च हमेशा क्या करती है, एप्रोप्रिएट, उचित मेथोडोलॉजी का प्रयोग करती है। उचित मेथोडोलॉजी से मतलब है कि प्रॉपर वे में इसके प्लान बनाएगी, प्रॉपर वे में इसका रिसर्च डिज़ाइन तैयार करेगी, प्रॉपर वे में इसका कॉन्सेप्ट तैयार करेगी, ठीक है, कैसे रिसर्च कंडक्ट करनी है, कहाँ करनी है, गुड सैंपल लेगी। तो ये जो तरीका है, यानी वे टू कंडक्ट द रिसर्च, ये अच्छी रिसर्च की खास बात ये होगी कि यह हमेशा अप्रोप्रिएट होता है। नंबर 10 की बात करें, इट ऑलवेज कंडक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अच्छी रिसर्च हमेशा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कंडक्ट करती है। कैसा सैंपल कंडक्ट करेगी, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, वैसे हम इसको सैम्पलिंग यूनिट में भी पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि किसी गांव में हमें क्या करनी है, रिसर्च करनी है, और गांव की पॉपुलेशन है 500। तो यदि हम 500 लोगों पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाएंगे तो हमें ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा संसाधन या रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, ज़्यादा समय चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 500 में से 50 लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 50 लोग जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो इन सारे 500 लोगों से, जितने भी ये 500 लोग हैं, इनसे क्या करेगी, वो इन्फॉर्मेशन रिलेट करेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 50 लोग इन 500 लोगों को क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व, इनको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो अच्छी रिसर्च हमेशा क्या करती है, गुड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कंडक्ट करती है, यानी कि जो प्रॉब्लम है हमारी, जो प्रॉब्लम है उसको क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। कहने का मतलब ये हुआ, मान लो प्रॉब्लम कुछ और ही चल रही है, या सैंपल या इन्फॉर्मेशन कुछ और ही प्राप्त की जा रही है, तो वो गुड रिसर्च नहीं मानी जाएगी, रिसर्च फेल होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 की बात करें, इट यूज़ वैलिड एंड रिलायबल टूल्स। वैलिड एंड रिलायबल टूल्स, गुड रिसर्च हमेशा वैलिड एंड रिलायबल टूल्स प्रयोग करती है। रूल्स मतलब वह चीज़ें जो रिसर्च के दौरान काम में आने वाली है, कैमरा, रिकॉर्डर, माइक हुआ, पेन, पेंसिल, पेपर, डायरीज, नोट्स, नोटपैड्स, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई चेकअप से रिलेटेड चीज़ें, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, स्फेग्नोमेनोमीटर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये वैलिड एंड रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है। तो वैलिड और रिलायबल का मतलब क्या हुआ, इनके लिए अलग से शॉर्ट नोट्स है हमारी रिसर्च के अंदर जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ बता देता हूँ मैं, वैलिड का मतलब है यदि कोई चीज़ जिस काम के लिए बनाई गई है, जैसे थर्मोमीटर है, अगर वो टेम्परेचर माप रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वो वैलिड है, ठीक है। और अगर वो टेम्परेचर सही माप रहा है तो वो क्या है, रिलायबल है, तो वो क्या है, रिलायबल है, ठीक है। ये चीज़ें हम आगे शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे। नंबर 12 की बात करें, गुड रिसर्च केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। अच्छी रिसर्च हमेशा अच्छे केयरफुली मतलब सावधानी से उसको रिकॉर्ड किया जाता है और सावधानी से उसको संभाल के रिपोर्ट किया जाता है। रिसर्च कंडक्ट करने के बाद जिस भी कमेटी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसर्च की जाती है, संस्था के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, उनको केयरफुली रिपोर्ट की जाती है, ठीक है। नंबर 13 की बात करें, इट हैज़ एडिक्वेट एंड एप्रोप्रिएट एनालिसिस। जो गुड रिसर्च होती है उसका जो एनालिसिस होता है वो एडिक्वेट, उचित प्रकार से और सही होता है, ठीक है।
नंबर 14 की बात करें, गुड रिसर्च ऑलवेज एडिक्वेटली कम्युनिकेटेड, उचित प्रकार से क्या की जाती है, कम्युनिकेटेड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी रिसर्च क्यों की जा रही है, कोई भी रिसर्च इसलिए की जा रही है ताकि इस ब्रह्मांड में उपस्थित चीज़ों को मनुष्य के उपयोग के लायक बनाया जा सके या उसको उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, तो कम्युनिकेट का मतलब क्या हुआ कि रिसर्च को ह्यूमन से जोड़ना। ठीक है, तो ये हुए गुड रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट। अब हम आगे देखेंगे मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, वह कौन कौन से तरीके हैं रिसर्च के अंदर, वह कौन से तरीके हैं रिसर्च यानी कि नर्सिंग रिसर्च में वह कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा नॉलेज इंप्रूव होती है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, इस यूनिट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। हाँ तो बच्चों, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज वह कौन कौन से तरीके जिससे नॉलेज बढ़ाई जाएगी, किस में, रिसर्च में। रिसर्च में ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा नॉलेज बढ़ाने में मदद मिलती है या रिसर्च को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो पहला तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सबसे पहले तो बच्चों आप क्या करें, नोट्स को उतार लें, वीडियो को पॉज करें, नोट्स उतारें, उसके बाद में क्या करें, आप वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो 3 तरीके हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, साइंटिफिक मेथड, रिसर्च मेथड। ठीक है, जिसमें हमारे पास नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में ये स्टेप्स हैं, टोटल स्टेप्स नंबर 7 होगी। ठीक है, 7 स्टेप्स हैं, और इन 7 स्टेप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिफाइन प्रॉब्लम, क्योंकि नाम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तो इस मेथड के द्वारा प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो पहले मेथड में हम क्या करेंगे, डिफाइन प्रॉब्लम के अंदर हम पहले में ये करेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है उसका पता लगाना है। पहली स्टेप में क्या करना है बच्चों, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है इस बात का हमें पता लगाना है। जब हमें रियल प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो उस प्रॉब्लम को हम क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ कंडक्ट करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट या प्लान बनाया जाता है और उस प्लान को लिखा जाता है, लिखने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे और रियल प्रॉब्लम जब हमें पता चल जाएगी तो उसको हम क्या कर लेंगे, राइट डाउन, राइट का मतलब लिखने वाला राइट। ठीक है, तो राइट डाउन हम उसको कर लेंगे, पहला काम हो गया। अब प्रॉब्लम एग्जैक्टली पता चल गई है तो प्रॉब्लम को क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में हमें क्या करना है बच्चों, एनालिसिस में हम ये करेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो किस प्रकार हमारी रिसर्च को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, हमारी रिसर्च को किस प्रकार अफेक्ट करेगी और रिसर्च के अंदर काम करने वाले पीपुल को अफेक्ट कैसे करेगी। तो ये प्रॉब्लम हम एनालिसिस कर लेंगे। देखो ऐसी प्रॉब्लम, हम मान लो प्रॉब्लम सही है, ठीक है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमारी रिसर्च और रिसर्च से रिलेटेड लोगों को अफेक्ट ही नहीं कर रही, तो क्या मतलब है उसमें घुसने का। ठीक है, तो प्रॉब्लम एनालिसिस करने इसमें हम यही करेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमारी रिसर्च को, रिसर्च से रिलेटेड लोगों को अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। एनालिसिस होने के बाद क्या करेंगे, जनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, एक संभावित जो सॉल्यूशन है वो हमें तैयार या जनरेट करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन जनरेट करेंगे। एक सॉल्यूशन जनरेट नहीं करेंगे हम, पॉसिबल सॉल्यूशन बोल रहा है, ये पॉसिबल सॉल्यूशन में 3 4 5 कितने भी सॉल्यूशन हम जनरेट कर सकते हैं बिना किसी डिस्कार्ड या रिमूव के। ठीक है, तो जनरेटिंग पॉसिबल के बाद एनालिसिस द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस में हम ये करेंगे कि इन 3 4 5 सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन हमारे प्रॉब्लम से ज़्यादा इफेक्टिव होगा, हमारी प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी डिस्कार्ड कर देंगे और डिस्कार्ड करने के बाद एक सॉल्यूशन हम रख लेंगे। तो एनालिसिस में हम ये करेंगे कि पॉसिबल सॉल्यूशंस में से
हम जो यूज़फुल या इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको हम रख लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये काम हम इसमें करेंगे। उसके बाद सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या करेंगे हम, अब जो एक सॉल्यूशन रह गया है तो कॉमन सी बात है, इसको हमें क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो एनालाइज्ड जो सॉल्यूशन है उसको हमें इसमें क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, अभी सॉल्यूशन को हमें इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें क्या करना है, इवैल्यूएशन। इम्प्लीमेंटेशन तो ये क्या है कि सेलेक्टेड सॉल्यूशन आर इम्प्लीमेंटेड एंड देन चेक द रिजल्ट या नेक्स्ट स्टेप। इसमें क्या करेंगे, हम इवैल्यूएशन करेंगे और इवैल्यूएशन में हम ये देखेंगे कि हमने जो क्या किया है, जो सॉल्यूशन है, हमारा जो सॉल्यूशन है उससे हमारी प्रॉब्लम क्या हुई, सॉल्व हुई कि नहीं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। अगर हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुई तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप का रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे सॉल्यूशन जनरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। ठीक है, ये तीनों मेथड्स हैं और हो सकता है कॉलेज लेवल के हिसाब से ये नोट्स कम पड़ जाए, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक जैसे पूरी यूनिट ख़त्म होती है एक, तो उसकी एक PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाए। ठीक है, बाकी आप ये नोट्स तो उतारें। उसके बाद सेकंड है हमारे पास साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड्स की हम बात करते हैं। हाँ, तो सेकंड जो मेथड रहेगा हमारा वो साइंटिफिक मेथड रहेगा। हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज में, दूसरा मेथड है साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, देखो, दिस मेथड आर डिफाइंड एज कंट्रोल्ड सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा था, कंट्रोल ऑर्डरली सिस्टमेटिक प्रोसेस। ठीक है, सेम बात है, कंट्रोल्ड ऐसी सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल में होगी, ऐसी सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल में होगी। सिस्टमेटिक तरीके से मतलब कोई भी काम यदि स्टेप बाय स्टेप और सही तरीके से किया जाता है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन दैट आर रूटेड। रूटेड मतलब जड़ तक पहुंचना, किसी बात की गहराई तक पहुंचना। इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसका जो उद्देश्य है उसकी वास्तविकता में, यानी कि किसी चीज़ का जो उद्देश्य है या कोई भी चीज़ है उसकी वास्तविकता की जड़ तक पहुंचना। एंड विच एम्स टू डेवलप, जिसका उद्देश्य क्या है, डेवलप जनरल नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमिना, प्रकृति में जो घटनाक्रम होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति में जो भी घटनाक्रम होता है उस घटनाक्रम से रिलेटेड, उस घटनाक्रम से रिलेटेड जो भी रियलिटी है और जो भी जानकारी है उसकी गहराई तक जाना, उसकी जड़ तक जाना। ऐसा सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन किस में आता है, साइंटिफिक मेथड के अंदर आता है। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में जैसे कि मान लो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ घटनाएं होती है, सडनली कोई डिजीज़ आ जाती है, मौसम चेंज हो जाता है, सोसाइटी में लोग किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, किस प्रकार उनका एनवायरनमेंट से कनेक्शन होता है। तो इतने सारे जो घटनाक्रम हैं वो नेचुरल हैं। ठीक है, वो सारे घटनाक्रम की जानकारी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक मेथड के अंदर आती है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स साइंटिफिक मेथड्स के हैं, ऑर्डरली और सिस्टमेटिक प्रोसेस होगी। ठीक है, कंडक्ट इन कंप्लीट कंट्रोल सिचुएशन। कंट्रोल सिचुएशन का मतलब क्या बोला जा रहा है कि जैसे मान लो कि 5 लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अब कोई छठा आदमी है जो क्या कर रहा है, इस रिसर्च को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये क्या हुआ, इसके लिए वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स हम आगे पढ़ेंगे रिसर्च में। तो कहने का मतलब ये छठा आदमी इसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमें क्या करना है, इस छठे आदमी को कंट्रोल करना है। ऐसे ही कोई सिचुएशन हो सकती है, मौसम हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ सिचुएशन हो सकती है, घटनाक्रम हो सकता है, जो जिसको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। इसलिए बोला जा रहा है कंट्रोल्ड सिचुएशन। द फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल एविडेंस। जो भी चीज़ हमें मिलेगी वो एम्पेरिकल एविडेंस यानी कि अनुभव के आधार पे उसका हमारे पास सबूत होगा उस काम का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नंबर 4 की, फाइंडिंग्स ऑफ साइंटिफिक मेथड कैन बी स्पेसिफिक एंड जनरलाइज। स्पेसिफिक और जनरलाइज।
जो भी साइंटिफिक मेथड से हमें प्राप्त होगा, यानी कि जो भी नॉलेज डेवलप होगी वो क्या हो सकती है, स्पेसिफिक भी हो सकती है और जनरलाइज भी हो सकती है, यानी कि विशेष क्षेत्र में काम आ सकती है या फिर सभी के लिए कॉमन हो सकती है, यानी कि पर्टिकुलर व्यक्ति के काम भी आ सकती है और सभी के लिए काम में आ सकती है। नंबर 5, दे आर बेसिकली कंडक्टेड टू डेवलप और टेस्ट थ्योरीज। जो भी चीज़ें ये इनका जो काम होता है, साइंटिफिक मेथड का जो सामान्य या बेसिकली जो काम है इसको कंडक्ट करने का, वो ये होता है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, उनको तैयार करना और टेस्ट करना, जो पुरानी थ्योरीज पहले से उनको टेस्ट करना, ये सारा काम साइंटिफिक मेथड्स के अंडर आता है। ठीक है, तो आई होप कि आप पूरी बात समझ गए होंगे। इसकी स्टेप्स है साइंटिफिक मेथड्स की, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसकी स्टेप्स है। और तीसरा मेथड है हमारा रिसर्च मेथड, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और एक टॉपिक और बच रहा है हमारा इस यूनिट के अंदर, स्कोप, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछें। ठीक है, आपको जवाब दिया जाएगा और आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू, बाय। ठीक है।